अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दिस इज मी सर अजीम एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सर अजीम .com। आप जानते ही हैं कि हम एमडी कैट इंग्लिश को 20 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए अपना T20 वन शॉट सीरीज सेशन में है और आज हम कर रहे हैं बेटे इसकी एपिसोड 7 यानी कि एडजेक्टिव। इससे पहले आप वर्ब पढ़ चुके हैं, नरेशन वाइज पढ़ चुके हैं, नाउन प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ चुके हैं। और मैं एक ही बात आप लोगों को, आप बेटों और बेटियों को बार बार बोल रहा हूँ कि बेटे देखें, आप जो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, हम जिस साल में हैं एमडी कैट 2026 में, ये टेस्ट मैच या वनडे मैच का साल नहीं है। हमें कम टाइम में ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को देखना है, पढ़ना है, चीज़ों को नोट करने पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। और अगर आप तमाम लेक्चर्स की नोट्स चाहिए आपको, तमाम लेक्चर के नोट्स चाहिए आपको, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फटाफट से बुक ऑर्डर कर लेनी है, बुक लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि मैंने अपने लेक्चर्स को बिल्कुल अलाइन किया है अपनी बुक्स के साथ। बिल्कुल जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिन एग्जाम्पल्स के साथ इवन आपको पढ़ा रहा हूँ, बुक में यही सीक्वेंस, यही चीज़ें इन्हीं एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ को मैंने इसी तरह डिट्टो सेम क्या किया है, लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास बुक है तो आपको बिल्कुल भी एक लफ्ज भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना सारा फोकस चीज़ों को देखने में और समझने में लगाएं। लिखने में वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये T20 का साल है और इस साल में हमारे पास वक्त नहीं है इन चीज़ों के लिए। हमने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे अपना एपिसोड 7 एडजेक्टिव। इंग्लिश में हमारे पास क्या होते हैं, इंग्लिश में एक टर्म होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का क्या मतलब होता है कि जो वर्ड क्या करते हैं, किसी दूसरे के मीनिंग को चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, किसी दूसरे के मीनिंग पर असरअंदाज होते हैं, उसको प्लस या माइनस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसको कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, या उसके बारे में कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके मीनिंग में कुछ एडिशन करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड के मीनिंग को डिस्टर्ब करता है, चेंज करता है, एडिशन करता है, बढ़ाता है, घटाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं। इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं। अब अगर आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, तो आप ये यकीन रखें कि एडजेक्टिव के साथ साथ आपका एडवर्ब भी तैयार हो रहा है। तो ये सारी बातें एडवर्ब में जाकर हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। इंग्लिश में जब हम टर्म बोलते हैं मॉडिफायर्स, तो इसका मतलब होता है हमारे पास दो मॉडिफायर्स हैं। एक हमारे पास बेटे क्या है, एडजेक्टिव, और सेकंड हमारे पास बेटे क्या है, एडवर्ब। देखें, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है दो चीजों को, नाउन को और प्रोनाउन को। और अब आप समझ भी रहे होंगे कि एडजेक्टिव को इस पोजीशन पर पढ़ने का, इस नंबर पर पढ़ने का रीजन भी यही है, क्योंकि अभी हम नाउन और प्रोनाउन ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए हैं, तो इसके बाद हम नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो पढ़ रहे हैं। तो एक हायरार्की बनी रहती है, एक सिस्टम बना रहता है, एक आप क्या बोलेंगे कि जो है वो हमारा स्मूथली क्या हो रहा होता है कि हम रूल्स के ऊपर उसको पढ़ते जा रहे होते हैं। तो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है बेटे नाउन को या प्रोनाउन को। तो सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी तरह से भी हमारे नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे देखिएगा, सेंटेंस 1 में आपके पास है शी इज सॉफ्ट। अब सॉफ्ट क्या कर रहा है, शी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब शी टेक्निकली क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में फंक्शन किसका, रोल किसका प्ले कर रहा है, ये हमारे पास सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलता हूं ही इज क्विक, अब क्विक किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना इसके अगेंस्ट में दो सेंटेंसेस, तो इन दो सेंटेंसेस को देखिएगा। पहला सेंटेंस है ही शी इज सॉफ्ट, लेकिन यहां पे देखिएगा शी स्पीक्स सॉफ्टली। अब यहां पर हमने सॉफ्ट के साथ ly का एडिशन कर दिया, पहली बात। और दूसरी बात आप देख रहे हैं
कि ये सॉफ्टली किसको मॉडिफाई कर रहा है, अब ये शी को मॉडिफाई नहीं कर रहा, अब ये स्पीक्स को मॉडिफाई कर रहा है। और स्पीक्स टेक्निकली क्या है, हमारा वर्ब है, हमारा एक्शन है। बिल्कुल इसी तरह सेकंड सेंटेंस में हमने क्विक के साथ क्या कर दिया, ly का एडिशन किया, और ly में आप देख रहे हैं क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को मॉडिफाई नहीं कर रहा। अब ये सब्जेक्ट को यानी कि प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, बल्कि एक्शन को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पर वो क्या कहता है कि ही इज क्विक, वो जल्दबाज है। लेकिन यहां पर वो क्या कहता है, ही रन्स क्विकली, वो तेजी से भागता है। यहां पर क्विक मॉडिफाई कर रहा है नाउन प्रोनाउन को, और वहां पर क्विकली मॉडिफाई कर रहा है एक्शन को, वर्ब को। देखिए नाउन एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन एडवर्ब जो है ये तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। नंबर वन, ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, जैसे इन दो सेंटेंसेस में कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे देखिएगा यहां पर एडजेक्टिव वाली एग्जांपल्स में थर्ड एग्जांपल देखिएगा, दे आर एफिशिएंट। अब यहां पर एफिशिएंट किसको कहा जा रहा है, दे को कहा जा रहा है। लेकिन अगर यही सेंटेंस में बोलूं कि दे आर वर्किंग एफिशिएंट, तो फिर दे आर वर्किंग एफिशिएंट नहीं मैं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, दे आर वर्किंग एफिशिएंटली। फिर मुझे इसको क्या बनाना होगा, फिर मुझे इसको एडवर्ब बनाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना, आपको समझ आ रही है ना बात। जैसे देखिए मैं बोलता हूं एंजेलिना इज ग्रेसफुल, और अगर मैं बोलूं कि वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रेसफुली क्या करती है, बिहेव करती है, तो मैं क्या बोलूंगा, शी इज बिहेविंग। अब जब मैं बिहेविंग बोल रहा हूं और बिहेविंग को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो फिर मैं ग्रेसफुल नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, ग्रेसफुली बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक्शन को मॉडिफाई कर रहा हूं। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह देखिए मैं कहता हूं कि असलम इज एन ऑनेस्ट पर्सन बोलूंगा या ऑनेस्टली पर्सन बोलूंगा। तो चूंकि मैं असलम को मॉडिफाई कर रहा हूं तो मैं ऑनेस्ट मैन बोलूंगा या जस्ट ऑनेस्ट बोलूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि असलम अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, असलम इज डूइंग हिज ड्यूटी या असलम इज वर्किंग। अब मैं यहां पर ऑनेस्ट नहीं बोलूंगा, यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ऑनेस्टली बोलूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक्शन को मॉडिफाई कर रहा हूं। तो एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं एडजेक्टिव के साथ ly का एडिशन कर लेता हूं। तो वर्ब मॉडिफाई करता है हमारे पास वर्ब को, और एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है हमारे पास नाउन और प्रोनाउन को। और अभी मैंने आपसे क्या कहा कि एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। उनमें से पहली चीज आपके पास क्या है, पहली चीज है आपके पास एडवर्ब। दूसरी चीज क्या है कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है दूसरे एडवर्ब को, यानी कि पहले से एडवर्ब होगा और उसको मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब ही होगा। जैसे देखिएगा इन सेंटेंसेस में, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब अगर मैं वेरी को 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूं तो मैं बोलता हूं शी सिंग्स ब्यूटीफुल। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। और वेरी का वर्ड क्या कर रहा है, वेरी का वर्ड ब्यूटीफुली को मॉडिफाई कर रहा है, सिंग्स को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूं कि वो बड़ी खूबसूरती से गाना गाती है, और मैं बोलता हूं वो बहुत खूबसूरती से गाना गाती है। अब ये जो बहुत वाला एलिमेंट है ना, ये वेरी वाला जो एलिमेंट है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिएगा, ही रैन क्विकली, वो तेजी से भागा। लेकिन अगर मैं बोलूं ही रैन टू क्विकली, वो बहुत तेजी से भागा। अब ये जो बहुत वाला एलिमेंट है ना, ये क्या हो रहा है कि ये जो वेरी और टू है, ये क्या कर रहे हैं, ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब ही होता है, एडवर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है। तो पहली चीज एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को, और दूसरी चीज एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को। इन दो सेंटेंसेस में वेरी और टू हमारे पास बेटे क्या होंगे, एडवर्ब्स होंगे, क्योंकि ये दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होंगे ना, तो फिर भी इनको एडवर्ब ही बोलेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है, याद रखिएगा कि तीसरी चीज जिसको एडवर्ब मॉडिफाई करता है वो आपके पास बेटे क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए भी हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। जैसे जरा इन सेंटेंसेस को देखिएगा, द स्टार्स आर हॉट। ठीक है, अब हॉट हमारे पास क्या है, हॉट हमारे पास एडजेक्टिव है, ऐसी है ना हमारे पास। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, हॉट किसको मॉडिफाई कर रहा है, हॉट मॉडिफाई कर रहा है जी स्टार्स को। ये स्टार्स के बारे में हमें बता रहा है कि स्टार्स हैं, गर्म है। इसी तरह दिस ड्रेस इज ब्यूटीफुल, यहां पर ये ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव क्यों है जी? क्योंकि ये हमें बता रहा है ब्यूटीफुल कि हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसी है ना हमारे पास। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जब हम बोलेंगे एक्सट्रीमली हॉट, तो एक्सट्रीमली हॉट किसको मॉडिफाई कर रहा है? हॉट को मॉडिफाई कर रहा है। एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई कर रहा है? हॉट को मॉडिफाई कर रहा है। मैं इसको इस तरह नहीं बोल सकता कि मैं इसको बोलूं कि द स्टार्स आर एक्सट्रीम हॉट। जब मैं एक्सट्रीम हॉट बोलूंगा तो फिर ये दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे और एक दूसरे को मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर मुझे हॉट को मॉडिफाई करवाना है तो मुझे इसको एडवर्ब बनाना होगा और एक्सट्रीम को मैं क्या बनाऊंगा? एक्सट्रीमली हॉट बनाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह दिस ड्रेस इज एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा? दिस ड्रेस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मुझे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि मैं उसके लिए उसके साथ ly का एडिशन कर दूंगा। तो याद रखिएगा हमारे पास इंग्लिश में दो मॉडिफायर्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास बेटे होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। और नंबर 2 पे हमारे पास होता है एडवर्ब, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है हमारे पास 3 चीजों को। नंबर 1 किसको मॉडिफाई करेगा? जैसे इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं, मॉडिफाई करेगा वर्ब को। नंबर 2 मॉडिफाई करेगा किसको? एडवर्ब्स को, जैसे आप इन एग्जांपल में देख सकते हैं। और नंबर 3 में ये मॉडिफाई करेगा किसको? एडजेक्टिव को, जैसे आप इन एग्जांपल में देख सकते हैं। तो अगर आप एक लाइन में दोनों की डेफिनेशन बोलना चाहें तो आप बोलेंगे कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है बेटे किसको? वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तो ये है हमारे पास एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडवर्ब की डेफिनेशन, और इंग्लिश में दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर्स बोलते हैं। अब देखें हम अपने एडजेक्टिव में पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक एडजेक्टिव है, तो हम एडजेक्टिव में क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं कि हम एडजेक्टिव की काइंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हम 1 बाय 1 करके एडजेक्टिव की कितनी काइंड्स हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल अपने सेशन के स्टार्ट में बताया था कि हमने ग्रामर के दोनों पार्ट्स को पढ़ना है। हमने ग्रामर के फंक्शनल पोर्शन को भी पढ़ना है, फंक्शनल पार्ट को भी पढ़ना है, और हमने ग्रामर के प्रैक्टिकल पार्ट को भी पढ़ना है। तो यहां पर जब हम प्रैक्टिकल फंक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो हमें अपने एडजेक्टिव की काइंड्स को पढ़ना है। नंबर 2 पे आप देखेंगे कि हम एडजेक्टिव की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। फॉर्मेशन क्या है कि आप पढ़ते हैं ना कि हम स्मॉल बोलते हैं, स्मॉलर बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोलते हैं, लेकिन समटाइम्स हम ब्यूटीफुल को क्या बना देते हैं? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन फिर हमारे पास तीसरी तरह के एडजेक्टिव होते हैं फॉर्मेशन के लिहाज से, कि हम गुड को क्या बना देते हैं? बेटर बना देते हैं, बेस्ट बना देते हैं। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के जो रूल्स है ना हमारे पास, हमने उनको पढ़ना है फॉर्मेशन में। नंबर 3 में हमने कंपैरिजन को पढ़ना है। फॉर्मेशन में तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी कैसे है, लेकिन कंपैरिजन में हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव के रूल्स कौन से हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज कहां पर होती है, कंपैरेटिव डिग्री कहां पर यूज होती है, कैसे यूज होती है, सुपरलेटिव डिग्री कहां यूज होती है और कैसे यूज होती है। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास इंग्लिश का आता है, और वो हमारे पास क्या है? वेरी और मच। ठीक है, उसके बाद लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। लैटिन एडजेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं? जो IOR पे खत्म होते हैं। जैसे आपके पास है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, तो जितने भी IOR पे खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स हैं ना, उनको हम पढ़ेंगे अपने लैटिन एडजेक्टिव्स में। उसके बाद हमारे पास बड़े ही इंपॉर्टेंट जनरल रूल्स हैं कुछ एडजेक्टिव से रिलेटेड, वो पढ़ेंगे। फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अगर आप गालबन 2020, 2021, 2022 के पेपर्स को खास तौर पर देखेंगे तो आपको एडजेक्टिव के ऑर्डर का क्वेश्चन लाजमी तौर पर हर साल के पेपर में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। छोटा सा रूल है, बड़ी ऐसे कुछ 2, 4, 5 मिनट की बात है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा आर्टिकल्स इन एडजेक्टिव। यहां से क्या होगा? आर्टिकल्स इन एडजेक्टिव से क्या होगा कि हमारा एडजेक्टिव खत्म होगा और हमारा आर्टिकल स्टार्ट होगा। और ये पोर्शन अभी हम एडजेक्टिव में नहीं पढ़ेंगे, ये पोर्शन अभी हम आर्टिकल में जाके पढ़ेंगे। देखिए ये जितने भी रूल्स हैं ना, ये सारे के सारे वो रूल्स हैं जो आर्टिकल्स के रूल हैं, लेकिन वो है किससे रिलेटेड? वो है एडजेक्टिव के रिलेटेड। तो आप इनको बोल सकते हैं कि रूल्स ऑफ आर्टिकल्स हैं इन एडजेक्टिव, या आप उनको बोल सकते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव है इन आर्टिकल। तो आप इनको यहां पे पढ़ लें या आप इनको आर्टिकल में पढ़ लें तो सेम बात है। मतलब ये मेरा ख्याल है कोई 8 से 10 रूल्स इस तरह के हैं जो हैं तो आर्टिकल के, लेकिन किससे रिलेटेड है? एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो इनको हम यहां पर पढ़ेंगे,
तभी भी ये एडजेक्टिव और आर्टिकल के हैं, आर्टिकल में पढ़ेंगे तभी भी ये आर्टिकल और एडजेक्टिव के हैं। यहां पर मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये एक ऐसा पोर्शन है जो हमारे एडजेक्टिव को कनेक्ट करता है हमारे आर्टिकल के साथ। तो इन रूल्स को जब हम पढ़ेंगे, जब हम इन रूल्स पर आएंगे तो डेफिनेटली फिर हम स्विच करेंगे आर्टिकल पे। पहले हम अपने आर्टिकल को समझेंगे, अपने आर्टिकल को सीखेंगे और उसके बाद फिर हम ये रूल्स पढ़ेंगे जो आर्टिकल के हैं, किससे रिलेटेड, एडजेक्टिव से। तो ये सारी चीजें बेटे हम पढ़ने वाले हैं किसमें, अपने एडजेक्टिव में, और हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे, अपने एडजेक्टिव की काइंड से। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एडजेक्टिव की काइंड। एडजेक्टिव को काइंड्स के लिहाज से हम 8 तरह के एडजेक्टिव को जानते हैं: क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। देखें क्वालिटी क्या होता है, जो हमें ये बताता है कि हम, अब देखिए पहली बात तो ये है कि जहां पर भी एडजेक्टिव की बात आ जाएगी ना, तो ये बात मुझे बार बार नहीं करनी चाहिए और ना आपको बार बार बताने की जरूरत है कि जहां पर भी हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एडजेक्टिव ने किसके बारे में बात करनी है। एडजेक्टिव ने नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करनी है। तो जब मैं बोलूंगा ना कि एडजेक्टिव बताता है कि वो कैसा है, तो वो कैसे का क्या मतलब है कि नाउन कैसा है। ये हमारे पास किस क्वेश्चन का आंसर करता है, जैसे आपको याद हो हमने कहा था एडवर्ब क्वेश्चन आंसर करता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में और एक्शन के बारे में। वो हमें बताता है काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और एडजेक्टिव हमें किसके बारे में आंसर करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वो हमें क्वालिटी बताता है। क्वालिटी कैन बी गुड एंड क्वालिटी कैन बी बैड। याद रखिएगा क्वालिटी का मतलब हमेशा क्वालिटी नहीं होता। ऑनेस्ट क्वालिटी है तो डिसऑनेस्ट भी क्वालिटी है, इंटेलिजेंट क्वालिटी है तो डल भी क्वालिटी है। तो क्वालिटी कैन बी गुड, क्वालिटी कैन बी बैड। जैसे देखें यहां पर ब्यूटीफुल मॉडिफाई कर रहा है ड्रेस को, जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्ट मॉडिफाई कर रहा है मैन को, और बिटर मॉडिफाई कर रहा है बेटे किसको, एक्सपीरियंस को। तो हमारा पहली तरह का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है कि वो कैसा है। दूसरा एडजेक्टिव हमारे पास होता है जो हमें ये बताता है, ये हमें बताता है अनकाउंटेबल नाउन की क्या बताता है बेटे, क्वांटिटी बताता है कि वो हाउ मच मतलब कितना है। जैसे देखिए हम बोलते हैं मच वाटर, बहुत सा पानी। हम बोलते हैं सम हेल्प, थोड़ी मदद। जैसे हम बोलते हैं इनफ टाइम। जैसे आपके पास दो नाउन थे ना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो आपने क्वांटिफायर भी दो पढ़े थे, काउंटेबल क्वांटिफायर और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर। तो टेक्निकली जो काउंटेबल क्वांटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और जो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम किसे बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन, और कौन से नाउन की, जो हमें काउंटेबल नाउन की क्या बताएगा, तादाद बताएगा। जैसे हम बोलते हैं 5 एप्पल्स, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर, जैसे हम बोलते हैं सेवरल पीपल। अब कोई भी ऐसा वर्ड जो कोई काउंटेबल नाउन की किसी तरह से हमें तादाद बताएगा और हमें किस क्वेश्चन का आंसर करेगा, हाउ मेनी का आंसर करेगा, तो हमें समझ आना चाहिए वो कौन सा एडजेक्टिव है हमारे पास, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद है हमारे पास बेटे डेमोन्स्ट्रेटिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव आप याद रखेंगे किस क्वेश्चन का आंसर करता है, विच वन। ये वर्ड हम पहले भी पढ़कर आए हैं। पहले हम क्या वर्ड पढ़कर आए हैं, हमने कहा दिस, डैट, दीज और दोज। ये 4 वर्ड हमारे पास क्या होते हैं बेटे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। ऐसे ही था ना हमारे पास जो वर्ड्स हैं, हमारे पास जो वर्ड हैं ईच, आइदर और एवरी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। फिर हमारे पास WH वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास व्हेन का वर्ड है, वाई का वर्ड है, वेयर का वर्ड है, व्हाट का वर्ड है, जितने भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव हैं, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। वो वर्ड सेम है, डिफरेंस याद रखिएगा। जब भी ये वर्ड नाउन के साथ, नाउन से पहले आ जाएंगे ना, तो फिर ये हमारे पास क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। जैसे देखिए अगर मैं बोलूंगा दिस इज अ बुक, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन अब यहां पे देखिएगा दिस कहां पर लिखा हुआ है, हाउस के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है। डैड कहां पर लिखा हुआ है, हाउस के बिल्कुल, कार के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है। तो यहां पर ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर मैं बोल दूंगा ना दिस इज अ वेरी ओल्ड हाउस, उसके साथ नहीं लिखा होगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है वर्ड यही होते हैं, यही 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, ये 4 वर्ड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। उसके बाद पोजेसिव के बारे में आप जानते हैं कि पोजेसिव का आंसर करता है किसको, कि किसका है। और हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, जैसे आई का हमारे पास होता है माइन, और आई का हमारे पास क्या होता है, माय। वी का हमारे पास क्या होता है, आर्स, और वी का हमारे पास क्या होता है, आर। यू का हमारे पास क्या होता है, योर्स, और यू का हमारे पास क्या होता है, योर। अब मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया कि जो वर्ड भी इनमें से नाउन के साथ आएगा, नाउन से
पहले आएगा तो वो हमारे पास बेटे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे माई बुक, माई कंट्री, आर बुक, आर कंट्री, तो ये वाले वर्ड्स चूंकि नाउन से पहले आते हैं पोजेशन बताने के लिए, नाउन के साथ आते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमें बताते हैं कि हमने किसकी बात करनी है, एक की बात करनी है, दूसरे की बात करनी है, दोनों की बात नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, हम ईच स्टूडेंट लिखते हैं, हम एवरी चाइल्ड लिखते हैं, हम आइदर ऑप्शन लिखते हैं। और ऐसी सूरत में आप देख रहे होंगे कि ये ईच, एवरी और आइदर कहां पर लिखा हुआ है, ये नाउन के साथ लिखा हुआ है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़कर आए हैं, जहां पर हमने कहा ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स। अब चूंकि यहां पर स्टूडेंट्स ईच के साथ नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर ये ईच क्या होगा, प्रोनाउन, जबकि यहां पर ईच नाउन के साथ लिखा हुआ है, तो यहां पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में याद रखिएगा, ये नाउन के साथ होंगे, नाउन से पहले होंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, डेफिनेटली किस लिए यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। और जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, और जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाए, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। और अगेन वही बात, फर्क कहां पर आएगा, अगर मैं बोलूंगा विच इज योर बुक, अगर मैं यहां पर देख रहा हूं विच का वर्ड अकेला लिखा हुआ है, लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं विच बुक इज योर्स, अब यहां पर विच कहां पर है, नाउन के साथ, नाउन से पहले, तो ये क्या होगा हमारे पास, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और विच हमारे पास क्या होगा यहां पर, जहां पर ये नाउन के साथ नहीं लिखा हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी याद रखिएगा, आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी हम उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर भी फीलिंग्स की बात होगी ना, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी। और ये पूरी इंग्लिश में सिर्फ एक इकलौता वर्ड है वट का, जो इंग्लिश में यूज किया जाता है क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, इसी तरह हम बोलते हैं व्हाट फुलिश बिहेवियर। इसी तरह जैसे हम बोलते हैं ना, कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, तो हम किताब पढ़ते पढ़ते बोलते हैं यार व्हाट अ बुक, क्या अच्छी किताब है यार, क्या जबरदस्त किताब है। व्हाट अ मूवी, मूवी देख रहे होते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट अ मूवी। तो ऐसी सूरत में जब भी आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट यूज करेंगे, तो उस वर्ड को हम ग्रामेटिकली बेटे क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये 8 तरह का एडजेक्टिव है हमारे पास, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये थी हमारे पास 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव क्या है। देखिए फॉर्मेशन के लिहाज से एडजेक्टिव हमारे पास है 5 तरह का। पहला है हमारे पास मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक क्या होता है, ये ऐसे वर्ड्स होंगे, ये ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो एक ही साउंड में प्रोनाउंस हो जाते हैं, जिनके दरमियान में साउंड ब्रेक नहीं होता, वन सिलेबिक वर्ड होता है। जैसे देखें हमारे पास है बिग, स्मॉल, लार्ज, स्मार्ट, ब्रेव। अब जितने भी वर्ड्स हैं इनमें आप देख रहे होंगे कि किसी एक में भी हमारा साउंड ब्रेक नहीं होता। जब हमारा वर्ड, हमारा एडजेक्टिव मोनोसिलेबिक होता है ना, तो याद रखिएगा हम उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उनके साथ क्या लगाते हैं, ER, और हम उनका सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके साथ बेटे क्या लगाते हैं, EST। जैसे बिग का क्या होता है, बिगर, और सुपरलेटिव क्या होता है, बिगेस्ट। इसी तरह स्मॉल का क्या होगा, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर हमारे पास एडजेक्टिव ऐसा होगा जो डाई और ट्राइसिलेबिक होगा, और डाई और ट्राइसिलेबिक का मतलब क्या है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन के दरमियान साउंड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे वर्ड देखिएगा ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे चलेगा, BUTFUL। इसी तरह वंडरफुल को प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे, कितने सिलेबिक बनेंगे, वंडरफुल, 3 सिलेबिक बनेंगे। इसी तरह हमारे पास इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, जहां पर भी आपके पास एडजेक्टिव इस तरह का होगा जो डाई और ट्राइसिलेबिक होगा, जिनकी प्रोनाउंसिएशन के दरमियान साउंड ब्रेक होगा, तो आपने याद रखना है, आपने उनका कंपैरेटिव बनाना है बेटे किसके साथ, मोर के साथ, और आपने उनका सुपरलेटिव बनाना है बेटे किसके साथ, मोस्ट के साथ। तीसरी तरह के एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ना तो ER EST से बनता है, ना मोर मो से बनता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे गुड और वेल का क्या होता है हमारे पास, बेटर होता है, बेस्ट होता है। इसी तरह बैड का क्या होता है, वर्स होता है, वर्स्ट होता है। इसी तरह मैनी का और मच का हमारे पास क्या होता है, मोर होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट होता है। तो आप जितने भी यहां पर देख रहे होंगे ना, इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होता है, यहां तो एक एक होते हैं या 2 होते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है लिटल, लिटल के 2 कंपैरेटिव हैं, लेस भी है, लेसर भी है। सुपरलेटिव दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है। फार के 2 होते हैं हमारे पास, एक फारदर है, एक फर्दर है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो फारदर है, एक्सटेंशन की बात करेंगे तो फर्दर है, और सुपरलेटिव क्या होगा, फारदर और फर्दर। इसी तरह ओल्ड के भी 2 होते हैं, एक हमारे पास ओल्डर होता है, एल्डर होता है। सुपरलेटिव ओल्डेस्ट होगा, एल्डेस्ट होगा। टाइम में लेट के 2 होते हैं हमारे पास, लेटर होगा, LATTER होगा। पोजीशन
ड्यूरेशन की बात करेंगे, सेकंड वन की बात करेंगे तो हम LATTER यूज करेंगे, और अगर टाइम की बात करेंगे, देर से आने की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे LATER। तो जहां कहीं पर भी आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से देख लीजिएगा और इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये वो वर्ड्स हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ER EST मोर मोर से नहीं बनता, इसलिए हम इनको बेटे क्या बोलते हैं, थर्ड तरह के एडजेक्टिव, यानी कि हम इन्हें क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास कंप्लीट एडजेक्टिव्स। कंप्लीट एडजेक्टिव जैसे नाम से ही है, इनको कंप्लीट एडजेक्टिव भी बोलते हैं, इनको इनकंपेरेबल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। कंप्लीट एडजेक्टिव और इनकंपेरेबल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनता ही नहीं है। जैसे देखिए यूनिक का वर्ड, एक्सीलेंट का वर्ड है, मेजर, माइनर, मैक्सिमम, मिनिमम, परफेक्ट का वर्ड है। अब जो चीज परफेक्ट है वो परफेक्ट है, जो चीज कंप्लीट है वो कंप्लीट है, जो होल है वो होल है। अब परफेक्ट के साथ आप मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट तो नहीं लगा सकते, इसी तरह आप कंप्लीट के साथ मोर कंप्लीट और मोस्ट कंप्लीट तो नहीं लगा सकते। जो मिनिमम है इसका मतलब है वो सबसे कम है, तो जो पहले ही सबसे कम है तो आप उसको मोर मिनिमम या मोस्ट मिनिमम तो नहीं कर सकते। तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता, इसलिए हम इनको इनकंपेरेबल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, कंप्लीट एडजेक्टिव्स बोलते हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास आते हैं लैटिन एडजेक्टिव। चूंकि ये लैटिन वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं इसलिए इनको लैटिन एडजेक्टिव बोला जाता है, और इनकी पहचान आपने याद रखनी है। सारे के सारे वर्ड्स किस पे एंड होंगे, ये IOR पे एंड होते हैं। जैसे हमारे पास सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, और वर्ड हमारे पास रेफर और प्रेफर, ये दो वर्ड याद रखिएगा। रेफर और प्रेफर ये एडजेक्टिव्स नहीं है, ये वर्ब्स हैं, लेकिन चूंकि इन पे रूल्स सारे के सारे लैटिन एडजेक्टिव वाले अप्लाई होते हैं इसलिए हम इनको इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। हम बाकायदा तौर पर अभी आगे चलकर लैटिन एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे वो पढ़ेंगे। अभी हमने किसी के रूल्स नहीं पढ़े हैं, अभी हमने सिर्फ ये बात की है कि एडजेक्टिव फॉर्मेशन के लिहाज से कितनी तरह का होता है। तो एडजेक्टिव याद रखिएगा फॉर्मेशन के लिहाज से कितनी तरह का होता है, 5 तरह का। मोनोसिलेबिक है, डायट्राइसिलेबिक है, रेगुलर एडजेक्टिव है, कंप्लीट एडजेक्टिव और क्या है, लैटिन एडजेक्टिव्स है। उसके बाद है हमारे पास सबसे पहली डिग्री बेटे हमारे पास कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पूरी इंग्लिश में हम पॉजिटिव डिग्री को कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे देखें, नंबर 1, जब भी हमने किसी भी एक चीज को क्वालिफाई करना होता है, सिंपली क्वालिटी बतानी होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम उसके लिए पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं स्किल्ड का वर्ड हम यूज करते हैं, द सर्जन इज स्किल्ड इन कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जरीज। यहां पर कॉम्प्लेक्स भी किसके तौर पर आएगा, एडजेक्टिव के तौर पर आएगा। हर एक्सप्लेनेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन वाज क्लियर एंड डिटेल्ड, ये दोनों हमारे पास क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि हम किसी एक नाउन को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी एक नाउन की क्वालिटी बताएंगे तो आपने कौन सी डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। उसके बाद याद रखिएगा, जब भी अभी हमने जैसे कहा था ना, हम व्हाट का वर्ड यूज करते हैं क्या करने के लिए, एक्सक्लेमेटरी, फीलिंग के लिए। तो फीलिंग के लिए भी आपने याद रखना है आपने कौन सी डिग्री यूज करनी है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी आपने बेटे कौन सी डिग्री यूज करनी है, आपने स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए भी कौन सी डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। जैसे व्हाट अ चैलेंजिंग एग्जाम, आप कभी नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे व्हाट अ मोर चैलेंजिंग एग्जाम या व्हाट अ मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम, आपने चैलेंजिंग एग्जाम बोलना है। उसके बाद हाउ ब्रिलियंट हर क्लिनिकल डायग्नोसिस वाज, आप यहां पर मोर ब्रिलियंट या मोस्ट ब्रिलियंट नहीं लिखेंगे। इसी तरह व्हाट अ ट्रेजिक लिखेंगे, आप कभी भी व्हाट अ मोर ट्रेजिक या मोस्ट ट्रेजिक नहीं लिखेंगे। जहां पर भी आपने एक्सक्लेमेशन बतानी होगी, फीलिंग्स बतानी होगी, तो एक्सक्लेमेशन और फीलिंग भी हम किसके लिए किसके साथ बताएंगे, किसके साथ बताएंगे बेटे, हम पॉजिटिव डिग्री के साथ। उसके बाद रूल नंबर 3 पॉजिटिव डिग्री का याद रखिएगा, जब भी हमने दो चीजों को एक जैसा बताना होता है तो हम एज प्लस एज यूज करते हैं, या हम क्या यूज करते हैं, सो प्लस एज यूज करते हैं। और जब भी आप सेंटेंस में याद रखेंगे, हम पहले भी पढ़कर आए कि जब भी एज प्लस एज होगा, सो प्लस एज होगा, तो दोनों के दरमियान में कौन सी डिग्री आनी है, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, दोनों की कौन सी डिग्री आनी है बेटे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री। सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास क्या होता है, एज प्लस एज, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास बेटे क्या होता है, सो प्लस एज। जैसे देखिएगा, द केमिकल इज एज रिएक्टिव एज, आप इसको एज मोर रिएक्टिव एज या एज मोस्ट रिएक्टिव एज नहीं बोल सकते। और जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो आप एज प्लस एज की जगह पर क्या बोलेंगे, सो प्लस एज। द मॉडल वाज नॉट सो एक्यूरेट एज। तो बात याद रखिएगा, जहां पर भी एज प्लस एज आएगा, सो प्लस एज आएगा, उनके दरमियान में आपने हमेशा कौन सी डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव डिग्री। एफर्मेटिव के लिए क्या होगा, एज प्लस एज, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, सो प्लस एज। उसके बाद बेटे याद रखिएगा दो सेंटेंस स्ट्रक्चर,
T-O-O-2 के बाद जब आप एडजेक्टिव की डिग्री लिखेंगे तो वो एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी होनी चाहिए? पॉजिटिव। और इनफ से पहले अगर आप एडजेक्टिव लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। और ये दो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? जैसे हम बोलते हैं मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो हम सेंटेंस बनाते हैं द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। लेकिन मैं सेकंड सेंटेंस अगर बोलता हूं कि मरीज कमजोर तो है लेकिन चल सकता है, तो ऐसी सूरत में मैं क्या बोलूंगा? द पेशेंट इज वीक इनफ टू वॉक, कमजोर है, चल सकता है। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है T-O-O-2 के बाद कौन सा केस आएगा, कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव। T-O-O-2 के बाद कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव। लेकिन इनफ के साथ भी कौन सी डिग्री आएगी बेटे? पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो दो वर्ड्स याद रखेंगे, T-O-O-2 और इनफ। इनफ से पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी और टू के बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी। उसके बाद आपने याद रखना है, वैसे तो हम वेरी और मच का रूल कैटेगोरिकली पढ़ने वाले हैं कि वेरी कहां पर आता है, मच कहां पर आता है। यहां पर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरी यूज करते हैं। हम वैसे कैटेगोरिकली वेरी पढ़ने वाले हैं, वेरी और मच। तो ये 6 रूल्स हैं हमारे पास पॉजिटिव डिग्री के, जहां पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री का मतलब हमारे पास क्या होता है? पहली डिग्री होता है जब हम एक नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में याद रखिएगा, जब भी आपने दो लोगों को, दो चीजों को, दो सिचुएशंस को कंपेयर करना होगा तो आपने कौन सी डिग्री यूज करनी है? कंपैरेटिव। मतलब जब भी दो को कंपेयर करना है ना, तो आपने कौन सी डिग्री लिखनी है? कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने याद रखना है स्टैंडर्ड जो हमारे पास कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज होता है, वो साथ कौन सा वर्ड यूज होता है? देन का। जैसे दिस बिल्डिंग इज टालर, और टालर आ गया तो साथ क्या आएगा? देन। ईजियर आ गया तो साथ क्या आएगा? देन। जब आप दो को कंपेयर कर रहे होंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे होंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें कौन सा वर्ड लिखना होता है? साथ देन लिखना होता है। इसी तरह जब हमने किसी चीज को कम बताना है, देखें ज्यादा बताने के लिए तो हम कंपैरेटिव के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मोर का। लेकिन अगर आपने कम बताना है तो कम बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे? लेस का। जैसे मैं आपको आसानी से बता देता हूं, अगर मैं बोलता हूं असलम अकरम से ज्यादा ईमानदार है, तो हम क्या बोलेंगे? मोर ऑनेस्ट। लेकिन अगर हम बोलेंगे असलम अकरम से कम ईमानदार है, तो फिर हम मोर ऑनेस्ट तो नहीं बोल सकते ना, फिर हमें बेटे क्या बोलना होगा? लेस ऑनेस्ट, लेस ऑनेस्ट बोलना होगा। जैसे दिस रोड इज लेस डेंजरस, शी इज लेस कॉन्फिडेंट, और द फिल्म वाज लेस एक्साइटिंग। जब भी आपने किसी एक चीज को दूसरी चीज से कम बताना है ना, तो फिर आपने याद रखना है, आपने देन के साथ कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है? साथ में लेस का एक्सप्रेशन यूज करना है। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है कि जहां पर भी सेंटेंस में देन के बाद एनी अदर आ जाए, ये देखिए ये दो बातें याद रखिएगा, जहां पर भी हमारे पास देन के बाद, देखिए कंपैरेटिव डिग्री है तो डेफिनेटली हमारे पास कौन सा वर्ड होना जरूरी है? हमारे लिए देन का वर्ड होना ये जरूरी है। अगर हमारा नाउन सिंगुलर होगा ना, तो फिर आपने याद रखना है आपने कौन सा वर्ड लिखना है? एनी अदर। और अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो फिर आपने देन एनी अदर नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है? देन एनी लिखना है, याद रखिएगा। जैसे देखें यहां पर हमारे पास स्टूडेंट है ना, तो हमने इसको एनी अदर लिखा, लेकिन यहां पर हमारे पास सोल्जर्स हैं तो हमने सिर्फ क्या लिखा? देन एनी सोल्जर्स लिखा। इसी तरह जैसे हमारे पास अदर टूल है, तो हमने क्या लिखा? देन एनी अदर टूल। लेकिन चूंकि यहां पर हमारे पास क्या है? मशीन्स है, प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के लिए हमने देन एनी अदर नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? देन एनी लिखना है। जहां पर सिंगुलर नाउन होगा वहां पर आपने देन एनी अदर लिखना है, और जहां पर प्लूरल नाउन होगा वहां पर आपने देन एनी अदर की बजाय कौन सा वर्ड एक्सप्रेशन यूज करना है? देन एनी। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 6 और 7 है कि अगर आप एक चीज को दूसरी चीज जैसा बता रहे हैं और आप उसको एक जैसी चीजों को कंपेयर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? देन दैट ऑफ या देन दोज ऑफ। इसी तरह कैसे कि अगर सिंगुलर को सिंगुलर से बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? देन दैट ऑफ। और अगर प्लूरल को कर रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे? देन दोज ऑफ। जैसे द इंजन ऑफ दिस कार इज मोर पावरफुल। अब इंजन ऑफ इस कार क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे? देन दैट ऑफ द अदर कार। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस आपने यूज तब करने हैं जब आप दो एक जैसी चीजों को कंपेयर करने होंगे, जिसको हम बोलते हैं सूडो कंपैरिजन। जिसको बेटे हम क्या बोलते हैं? सूडो कंपैरिजन। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस बोलूंगा या लिखूंगा तो आपको फौरन से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर फर्ज करें मैं सेंटेंस बोलता हूं, माई कार इज मोर एक्सपेंसिव, मेरी गाड़ी जो है वो ज्यादा महंगी है, और किससे ज्यादा महंगी है? देन माई ब्रदर।
अब मैं अपनी गाड़ी का कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं? अपने भाई के साथ, जबकि मुझे कंपैरिजन का अपनी गाड़ी का कंपैरिजन करना चाहिए अपने भाई की गाड़ी के साथ। तो इसको हम बोलते हैं सूडो कंपैरिजन। हम x को कंपेयर करेंगे x के साथ और y को कंपेयर करेंगे y के साथ। हम x को y के साथ यानी कि किसी भी दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैं अपनी कार को, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, कंपेयर कर रहा हूँ अपने ब्रदर के साथ जो कि एक ह्यूमन बीइंग है। तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर वो सिंगुलर है तो मुझे क्या लिखना होगा? देन डैट ऑफ। और अगर वो प्लूरल है तो फिर मुझे क्या लिखना होगा? देन दोज ऑफ। जैसे देखिएगा, द फैसिलिटीज ऑफ दिस कॉलेज आर बेटर देन दोज ऑफ मैनी यूनिवर्सिटीज। अब हम यहाँ की फैसिलिटीज को यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर नहीं करना चाह रहे, हम यहाँ की फैसिलिटीज को यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। और प्लूरल है तो फिर हम क्या लिखेंगे? देन दोज ऑफ लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, सिंगुलर होगा तो देन डैट ऑफ आएगा, प्लूरल होगा तो बेटे क्या आएगा? देन दोज ऑफ आएगा। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9, ये याद रखिएगा, ये वो दो रूल्स हैं जहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने क्या करना होता है? डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वो दो जगह हैं जहां पर आर्टिकल इन्वॉल्व होता है, किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ। जैसे देखें, हमारे पास सेंटेंसेस होंगे जो ऑफ से स्टार्ट होंगे, ऐसी सूरत में कंपैरेटिव डिग्री तो दो चीजों के लिए यूज हो रही होगी, लेकिन सेंटेंस में देन का वर्ड यूज नहीं हो रहा होगा। जैसे देखें, ऑफ द टू प्रपोजल्स ऑफ दीज टू मेडिसिन ऑफ द टू ब्रदर्स। अब यहां पर हमने क्या करना है? बेटर लिखा हुआ है, मोर इफेक्टिव लिखा हुआ है, मोर रिस्पॉन्सिबल लिखा हुआ है, लेकिन देन का वर्ड नहीं लिखा हुआ। देन के वर्ड के बजाय कौन सा प्रेपोजिशन से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है? ऑफ से। तो ऐसी सूरत में जब आपके सेंटेंस में इस तरह का कंपैरिजन किया जाता है तो फिर आपने याद रखना है, आपने अपनी कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या लिखना है? डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। ये वो दो जगह हैं जहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। उसके बाद दूसरी डिग्री क्या है? दूसरी जगह क्या है? जहां पर आइडेंटिकल क्लॉजेज होती हैं। आइडेंटिकल क्लॉजेज का मतलब क्या है? जहां पर हम सेंटेंस किस तरह का बनाते हैं? द हायर यू गो द कूलर इट इज। अगर हम एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आइडेंटिकल क्लॉजेस की सूरत में यूज कर रहे होंगे तो हमने दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल। द वाइजर ही बिकम्स द कामर ही गेट्स। द मोर यू रीड द क्लियरर यहां पर आएगा, द क्लियरर योर कॉन्सेप्ट्स बिकम। जब भी आप दो कंपैरेटिव डिग्री को लिखेंगे आइडेंटिकल की सूरत में तो आपने दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लिखना है? द लिखना है। ये दो जगह हैं जहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। उसके बाद हम सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव बनाते हैं। जैसे सेंटेंस चलते हैं हमारे पास, सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखिएगा, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर अग्रेसिव, द एयर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। जब हमने स्लो कंटीन्यूअस प्रोसेस की बात करनी होती है तो जो कि चल रहा होता है और स्लो चल रहा होता है, तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा हम दो कंपैरेटिव डिग्रीज को कंबाइन करते हैं, किसके साथ बेटे? एंड के साथ। उसके बाद याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्रीज को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? वार्निंग या एडवाइस के लिए। ये वो एक्सप्रेशन हैं जहां पर सेंटेंस में देन यूज नहीं किया जाता, देन का वर्ड यूज किए बगैर, कोई कंपैरिजन किए बगैर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे देखिए, यू हैड बेटर बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अगली दफा आपको ज्यादा एहतियात करनी है। अब ज्यादा एहतियात का जो एक्सप्रेशन है वो किससे लिखा गया है? वो कंपैरेटिव डिग्री से लिखा गया। हालांकि यहां पर किसी के साथ कंपेयर तो नहीं किया जा रहा। बिल्कुल इसी तरह, ट्राई टू बी मोर पोलाइट विद योर पेशेंट। अपने पेशेंट के साथ आपको ज्यादा नरम मिजाजी के साथ क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा होता, जैसे जहां पर देन का वर्ड यूज नहीं किया जा रहा होता, लेकिन हम एडवाइस और वार्निंग के लिए स्टिल कौन सा डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास कंपेयरिंग टू क्वालिटी ऑफ द सेम पर्सन और थिंग। जब आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप कंपैरेटिव डिग्री की बजाय क्या करते हैं? आप पॉजिटिव डिग्री से पहले बेटे क्या लिखते हैं? मोर का वर्ड लिखते हैं। वैसे मोर का वर्ड क्या किया जाता है? मोर का वर्ड लिखा जाता है पॉजिटिव डिग्री से डिग्री के साथ नहीं, ये मतलब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, लेकिन यहां पर
पॉजिटिव डिग्री के साथ मोर का वर्ड यूज किया जाता है जब आप एक ही सब्जेक्ट के, एक ही नाउन के, एक ही पर्सन की, एक ही थिंग की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही इज मोर ब्रेव देन वाइज, अब उसी की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा। दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन फास्ट, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि आप इस मेथड को किसी दूसरे मेथड के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, आप इस डॉक्टर को किसी दूसरे डॉक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। तो यही वजह है कि आपने पॉजिटिव डिग्री से पहले बेटे क्या लिखा, मोर का वर्ड लिखा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब आप एक ही ऑब्जेक्ट की, एक ही पर्सन की, एक ही थिंग की दो डिग्रीज को कंपेयर करते हैं, दो चीजों को कंपेयर नहीं करते, तो आप पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लिखते हैं, मोर लिखते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। अब देखें, जब हमने एक को मॉडिफाई करना है तो हमने कौन सी डिग्री लिखनी है, पॉजिटिव। जब दो को कंपेयर करना है तो कौन सी डिग्री लिखनी है, कंपैरेटिव। तो इसीलिए जब हमने दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना है तो फिर हमारे पास कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव। तो जहां पर भी 3 और मोर जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको हमने कंपेयर करना है तो हमने उनके लिए कौन सी डिग्री यूज करनी है, हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। जैसे आइंस्टाइन वाज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ दिस इरा, हमने उसको सारे लोगों के साथ कंपेयर करना है, तो इसलिए हम यहां पर ग्रेटर या ग्रेट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह जब आप वन ऑफ लिख रहे होते हैं तो याद रखिएगा, चूंकि हम वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लिखते हैं, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन वन के रूल्स बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली पढ़ कर आए हैं। जब आप वन ऑफ द लिख रहे होंगे ना तो याद रखिएगा आपने वहां पर जो एडजेक्टिव की डिग्री लिखनी है वो हमेशा कौन सी लिखनी है, सुपरलेटिव डिग्री। मतलब आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे शी इज वन ऑफ द मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपने क्या लिखना है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। दिस इज वन ऑफ द हायर माउंटेन्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन। जब भी वन ऑफ द आएगा तो उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, सुपरलेटिव डिग्री, अगर हमने वहां पर एडजेक्टिव लिखना है। और याद रखिएगा जैसे कंपैरेटिव डिग्री के साथ रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री की पहचान हमने कौन से वर्ड को बना लिया, देन को। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो प्रेपोजिशंस हमारे पास आती हैं वो क्या आती हैं, ऑफ या इन। जैसे हम कहते हैं ही इज स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल in the batch, this is the tallest building in the city, she is the most punctual of the employees। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री को ज़हन में लाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन सा वर्ड ज़हन में आएगा, देन का। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आपके ज़हन में आना चाहिए, ऑफ या इन का। उसके बाद याद रखिएगा डबल सुपरलेटिव की कॉमन मिस्टेक आपने सेंटेंस में नहीं करनी। जैसे देखिए ग्रेटेस्ट इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत आपको नहीं है। उसके साथ याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में जहां पर भी आएगी आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। लेकिन याद रखेंगे अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो फिर आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट, तो जब मैं माई लिखूंगा तो फिर मुझे डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी आपने सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखना है, दा। जैसे हमने मोस्ट इंटेलिजेंट से पहले दा लिखा, हमने लीस्ट से पहले दा लिखा, हमने मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले क्या लिखा, दा लिखा। जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। और समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री की बजाय सुपरलेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखने के बजाय क्या लिख रहे होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल लिख रहे होते हैं। जब हम सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते बल्कि हम इसको किसके तौर पर यूज कर रहे होते हैं, हम इसको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। जैसे दैट वाज अ मोस्ट अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। अब मैं इस एक्सपीरियंस को किसी दूसरे एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। अगर मैं इसको लिख दूंगा ना एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, मैं अपनी लाइफ के बाकी एक्सपीरियंसेस के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूं। तो फिर मैं यहां पर आ मोस्ट नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, दा मोस्ट लिखूंगा। जैसे मैं बोलता हूं इट वाज अ मोस्ट थ्रिलिंग मैच बिटवीन द टू टीम, ये दो टीमों के दरमियान क्या था, बड़ा ही थ्रिलिंग मैच था। ठीक है, लेकिन अगर हम इस मैच को किसी दूसरे मैच के साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो फिर हम यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल की बजाय क्या लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल की बजाय इंडेफिनेट आर्टिकल तब लिखते हैं जब हम सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते बल्कि हम सेंटेंस में उनको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8, बड़े इंपॉर्टेंट दोनों रूल्स हैं। देखिए याद रखिएगा जब भी
आप सुपरलेटिव डिग्रीज को, दो सुपरलेटिव डिग्रीज को कंबाइन करेंगे एंड के साथ, तो हमें आर्टिकल के रूल के मुताबिक दोनों सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखना है, दा लिखना है। जैसे ये स्ट्रक्चर कुछ यूं होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आना चाहिए और इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी क्या आना चाहिए, दा आना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जब आप एंड के साथ दो सुपरलेटिव डिग्रीज को इकट्ठा करते हैं तो आर्टिकल सिर्फ आपने किसके साथ लिखना है, पहले के साथ लिखना है। जैसे देखिए, टॉलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट, आर्टिकल सिर्फ किसके साथ आया, पहले वाले के साथ। बिगेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल, आर्टिकल सिर्फ किसके साथ आया, पहले वाले के साथ। हाईएस्ट एंड मोस्ट फेमस, आर्टिकल सिर्फ किसके साथ आया, पहले वाले के साथ। आपको सेकंड वाले के साथ आर्टिकल लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद एक और बात याद रखनी है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है ईएसटी के साथ और एक होती है मोस्ट के साथ। अगर आप एंड के साथ दो सुपरलेटिव डिग्री को कंबाइन कर रहे हैं और उनमें से एक ईएसटी वाली है और एक मोस्ट वाली है, तो आपने याद रखना है, आपने ईएसटी वाली को पहले लिखना है और मोस्ट वाली डिग्री को कहां पर लिखना है, बाद में। और आर्टिकल आपने सिर्फ किसके साथ लिखना है, फर्स्ट वन के साथ लिखना है। सेकंड वन के साथ आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट कॉन्फिडेंट, मोस्ट वाली डिग्री कहां पर आ गई, बाद में। लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट वाली डिग्री कहां पर आ गई, बाद में। फास्टेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग कहां पर आ गई, बाद में। और आप देख रहे होंगे कि आपने डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखा, पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा, अपने इस लेक्चर में हमने सबसे पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफाइन किया, उसके बाद हमने एडजेक्टिव की काइंड्स को पढ़ा, एडजेक्टिव की काइंड्स के बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव को देखा, फिर हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के 1 बाय 1 करके सारे रूल्स, सारे यूजेज को देखा। इंग्लिश में जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम मॉडिफायर बोलते हैं, जिसमें हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब शामिल है। इसी तरह बेटे, इंग्लिश में हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिफायर्स। इंटेंसिफायर्स हमारे पास क्या होते हैं कि इंटेंसिफायर्स हमारे पास होते हैं जो किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं या वो एडवर्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब इंटेंसिफायर जो हमारे पास होते हैं इंग्लिश में, जो रूल हम यहां पर जिनके पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, वेरी और मच है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो इंटेंसिफायर होते हैं, हमारे पास और बहुत सारे इंटेंसिफायर होते हैं। जैसे देखें, हमारे पास TOO2 इंटेंसिफायर होता है, इसी तरह हमारे पास सो हमारे पास इंटेंसिफायर होता है, हमारे पास फेयरली इंटेंसिफायर होता है, हमारे पास रादर इंटेंसिफायर होता है। इंग्लिश में इंटेंसिफायर्स की कमी नहीं है, लेकिन जिसका रूल बनता है ना ग्रामर में, या जिसका रूल बनता है पेपर में, वो हमारे पास वेरी और मच है। समटाइम्स हम वेरी यूज कर रहे होते हैं और समटाइम्स हम मच यूज कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमने कहां पर वेरी लगाना है और कहां पर मच लगाना है। 3 रूल्स आप देख रहे हैं, मैंने ये कोशिश की कि मैं एक ही पेज के ऊपर, एक ही स्लाइड के ऊपर आपको तीनों रूल्स लिख दूं, ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या आप एक पेज के ऊपर लिख लें, तो आपके सारे के सारे 3 के 3 रूल वेरी के और 3 के 3 रूल मच के एक ही पेज पर, एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं और आपको परेशान होने की जरूरत ना रहे। अब देखें, 3 रूल्स हमारे पास वेरी के हैं और उसके अगेंस्ट 3 रूल्स हमारे पास बेटे किसके हैं, मच के हैं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़ी आसान सी बात है, टेक्निकल सी बात है। जरा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये फौरन से पहले आपको रूल समझ में आ जाएगा। अब जरा देखिएगा, रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री से पहले हमने क्या लिखना है, वेरी, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने बेटे क्या लिखना है, मच। अब देखिए, जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, तो एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव की हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। पहली डिग्री हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हमारे पास है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं स्मॉल, कंपैरेटिव बोलेंगे स्मॉलर, सुपरलेटिव बोलेंगे स्मॉलेस्ट। अब पल्ले बांध लीजिएगा इस रूल को कि पॉजिटिव डिग्री जहां पर भी होगी उसको आपने किसके साथ मॉडिफाई करना है, वेरी के साथ। कंपैरेटिव डिग्री जहां पर भी होगी इसको मॉडिफाई, इंटेंसिफाई आपने किसके साथ करना है, मच के साथ। सुपरलेटिव डिग्री को आपने कभी किसी सूरत भी इंटेंसिफाई नहीं करना, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, जो सबसे
ज्यादा मॉडिफाइड होती है, आप उसको मजीद मॉडिफिकेशन की, इंटेंसिफायर की जरूरत ही नहीं होती। जैसे देखिए अगर मैं बोलता हूं स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट का तो ऑलरेडी मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। अब सबसे छोटे को, या जैसे मैं बोलता हूं टॉलेस्ट, सबसे लंबा, अब इन दोनों वर्ड्स को इंटेंसिफायर की जरूरत ही नहीं है। इंटेंसिफायर की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, इनको मजीद इंटेंसिफाई आप नहीं कर सकते। आप क्या लिखेंगे? वेरी स्मॉलेस्ट, तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे? बहुत सबसे छोटा या बहुत सबसे लंबा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी कोई इंटेंसिफायर यूज नहीं करते हैं। तो बाकी हमारे पास बचती हैं दो डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। तो आपने याद रखना है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आपको हमेशा वेरी लिखना है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको हमेशा क्या लिखना है? मच लिखना है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहां पर आपके पास क्लीन है, तो क्लीन के लिए क्या लिखा हुआ है? वेरी लिखा हुआ है। काइंड पॉजिटिव डिग्री है तो क्या लिखा हुआ है? वेरी लिखा हुआ है। नीट पॉजिटिव डिग्री है तो क्या लिखा हुआ है? वेरी लिखा हुआ है। कोल्ड पॉजिटिव डिग्री है तो क्या लिखा हुआ है? वेरी लिखा हुआ है। टेस्टी पॉजिटिव डिग्री है तो क्या लिखा हुआ है? वेरी लिखा हुआ है। जहां कहीं पर भी पॉजिटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, तो आपने उसको मॉडिफाई करना है वेरी के साथ। जबकि यहां पर आप देखेंगे टॉलर, अब टॉलर कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। हार्डर कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। बेटर कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। और स्मॉलर भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। जब कंपैरेटिव डिग्रीज हैं ये। जब ये हैं ही कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर, हार्डर, बेटर और स्मॉलर, जब ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, तो कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ आपको बेटे क्या यूज करना है? मच यूज करना है। जैसे आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं, मच टॉलर लिखा हुआ है, मच हार्डर लिखा हुआ है, मच बेटर लिखा हुआ है और मच स्मॉलर लिखा हुआ है। तो पहला रूल याद रखिएगा कि हमने पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई करना है, इंटेंसिफाई करना है वेरी के साथ, और हमने कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करना है बेटे किसके साथ? मच के साथ। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब देखिए हम क्या करते हैं, हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं, जिनको हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। हम वर्ब से बेटे क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। और हम वर्ब की दो काइंड्स को या दो फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। जैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं अमेज, ठीक है, अब अमेज है या मेरे पास वर्ब है इंटरेस्ट, ऐसे ही है ना हमारे पास। अच्छा, अब इनका मैं दो तरह का एडजेक्टिव बनाऊंगा। आईएनजी एडजेक्टिव अमेज का क्या बनेगा? आईएनजी एडजेक्टिव अमेज का बनेगा अमेजिंग, और ईडी एडजेक्टिव इसका क्या बनेगा? अमेज्ड। अब ये दोनों वर्ड्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप यहां पर देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम वर्ब से एडजेक्टिव बना रहे हैं, और हम वर्ब की दो फॉर्म से एडजेक्टिव बनाते हैं। हम आईएनजी फॉर्म को भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं और हम थर्ड फॉर्म को भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखिएगा, अगर मैं इंटरेस्ट का बनाता हूं तो मैं क्या बनाऊंगा? इंटरेस्टिंग। और इसका अगर मैं ईडी एडजेक्टिव बनाता हूं तो ईडी एडजेक्टिव हमारे पास बेटे क्या बनेगा? इंटरेस्टेड। बात समझ रहे हैं ना आप? देखें यहां पर आपने याद रखना है, हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं और हम वर्ब की दो फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को। और यहां पर आप देखेंगे कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है ना, अगर आपने उसको मॉडिफाई करना है तो बेटे किसके साथ करना है? वेरी के साथ। और थर्ड फॉर्म को आपने मॉडिफाई करना है बेटे किसके साथ? मच के साथ। आईएनजी एडजेक्टिव मॉडिफाई होगा वेरी के साथ, और ईडी एडजेक्टिव हमारे पास मॉडिफाई होगा किसके साथ? मच के साथ। जैसे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आईएनजी हमारे पास बोरिंग है, आईएनजी हमारे पास इंटरेस्टिंग है, आईएनजी हमारे पास इरिटेटिंग है, इरिटेट से बनता है, इंस्पायर से इंस्पायरिंग बनता है, टायर से टायरिंग बनता है। अब ये सारे एडजेक्टिव हमने किससे बनाए हैं? ये सारे एडजेक्टिव हमने आईएनजी फॉर्म से बनाया है। और जब आईएनजी फॉर्म से बनाया है तो आप देख रहे हैं कि हमने इनको मॉडिफाई करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए क्या लिखा है? वेरी लिखा है। जबकि दूसरी तरफ आप देखिएगा, एप्रिशिएट से क्या बनता है? एप्रिशिएटेड, ईडी फॉर्म आ गई। रिस्पेक्ट से क्या बनता है? रिस्पेक्टेड। वेलकम से क्या बनता है? वेलकम्ड। और रेकमेंड से क्या बनता है? रेकमेंडेड। अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव हमने किससे बनाए हैं?
हमने थर्ड फॉर्म वर्ब से बनाया है। जब थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं तो हम उसको इंटेंसिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे। जैसे आप इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं आपके पास यूज किया गया है। तो बड़ा सिंपल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे लिख दूं ना तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए एक तरफ मैं लिख रहा हूं वेरी और एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, मच। अगर आप पॉजिटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करेंगे तो किसके साथ करेंगे, वेरी के साथ। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री को करेंगे तो आप बेटे किसके साथ करेंगे, मच के साथ। सुपरलेटिव डिग्री को हम कभी भी इंटेंसिफाई नहीं करते हैं। फिर हमारे पास है आईएनजी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे वेरी के साथ, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव को आप मॉडिफाई करेंगे बेटे किसके साथ, मच के साथ। यह भी जो हमने पढ़ा। उसके बाद आपके पास थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है, एक आपके पास एक्सेप्शनल रूल है थर्ड वेरी के लिए। अभी हमने क्या कहा, अभी हमने कहा कि थर्ड फॉर्म जो एडवर्ब्स होंगे ना, थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव होंगे, हमने उनको किनके साथ मॉडिफाई करना है, हमने उनको मच के साथ मॉडिफाई करना। अभी हमने पढ़ा मच अप्रिशिएटेड, मच रिस्पेक्टेड, मच वेलकम्ड और मच रेकमेंडेड। लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास कुछ थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव्स इस तरह के हैं जिनको हम मच के साथ मॉडिफाई नहीं करते बल्कि वेरी के साथ करते हैं। जैसे हमारे पास प्लीज्ड है, डिलाइटेड है, टाइड है, पेन्ड है, ग्रीव्ड है, ड्रंक है। अब ये हैं तो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव्स, और रूल के मुताबिक, सेकंड रूल के मुताबिक इनको हमें किसके साथ मॉडिफाई करना चाहिए, मच के साथ करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, और इन एक्सेप्शनल केसेस में हम इनको मच के साथ मॉडिफाई नहीं करते बल्कि किसके साथ करते हैं, वेरी के साथ। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे वेरी प्लीज्ड लिखा हुआ है, वेरी डिलाइटेड लिखा हुआ है, वेरी टाइड लिखा हुआ है, वेरी पेन्ड लिखा हुआ है, वेरी ड्रंक लिखा हुआ है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, आपने याद रखना है। तो वेरी का थर्ड यूज आपके पास क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो हैं तो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, लेकिन हम थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव को किसके साथ मॉडिफाई करते हैं बेटे, वेरी के साथ। और यहां पर आपने याद रखना है जितने भी एडजेक्टिव ए प्लस बनाए जाते हैं वर्ब के साथ ए लगा के, जैसे फ्लोट के साथ अफ्लोट होता है, लाइक के साथ अलाइक होता है, फ्रेड फ्रेड के साथ अफ्रेड होता है, अलाइट होता है, अलाइव होता है, अवेक होता है, स्लीप होता है। जब भी आप ए प्लस वाले एडजेक्टिव को देखेंगे तो ए प्लस वाले एडजेक्टिव आपने किसके साथ इंटेंसिफाई करने हैं, मच के साथ। ठीक है, जैसे आपके पास देखेंगे मच फ्लोट है, मच लाइक है, आपने कभी भी वेरी फ्लोट, वेरी लाइक नहीं लिखना, वेरी अफ्रेड नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, मच अफ्रेड, मच अलाइव लिखना है हमेशा, और मच स्लीप लिखना है, मच अवेक लिखना है। आपने कभी भी वेरी अवेक या वेरी अस्लीप नहीं लिखना है। तो जब भी आप ए प्लस वाले एडजेक्टिव की बात करेंगे तो ए प्लस वाले एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई किसके साथ करेंगे, मच के साथ। तो तीन रूल्स बेटे हमारे पास किसके लिए हैं, वेरी के लिए, और तीन ही रूल्स हमारे पास किसके साथ हैं, मच के साथ। बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, इन तीन रूल्स को पल्ले बांध लीजिएगा। कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लैटिन एडजेक्टिव आप जानते ही हैं कि लैटिन एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव्स हैं जो IOR पे खत्म होते हैं। और इनको हम लैटिन एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में आते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो 8-9 के करीब इनके रूल्स हैं, छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पल्ले बांधने हैं, जो याद रखने। जैसे देखिएगा आपके पास रूल नंबर 1 है, इफ वी यूज जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर एंड प्रेफर, we use to after them। ये रूल नंबर 1 याद रखिएगा कि जहां पर भी आपके पास लैटिन एडजेक्टिव आएगा, लैटिन एडजेक्टिव के बाद आपने हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, टू का प्रेपोजिशन यूज करना है। जैसे देखिएगा एग्जांपल्स में आपने जूनियर के बाद क्या लिखा, टू। इसी तरह आपने सुपीरियर के बाद क्या लिखा, टू। जब भी आप क्या करेंगे, आप लैटिन एडजेक्टिव लिखेंगे तो लैटिन एडजेक्टिव के बाद बेटे आपको क्या लिखना है, टू का प्रेपोजिशन लिखना। मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा ना, ये 1 बाय 1 करके आपने जहन में बिठाते जाना है, अपने पास नोट करते जाना है, ताकि ये एक ही ये कोई 7-8 लाइंस भी नहीं बनेंगी और आपके लैटिन एडजेक्टिव के सारे रूल्स बन जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड पर इम्प्रिंट हो जाएंगे। अब देखें रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जहां पर भी लैटिन एडजेक्टिव आएगा, लैटिन एडजेक्टिव के साथ आपने कभी भी सेंटेंस में लिखा हुआ देखा कि जूनियर देन लिखा हुआ है, या जूनियर फ्रॉम लिखा हुआ है, सीनियर देन लिखा हुआ है, या सीनियर फ्रॉम लिखा हुआ है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। आपने लैटिन एडजेक्टिव के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लिखना है, आपने हमेशा टू लिखना है। उसके बाद
आफ्टर जूनियर एंड सीनियर, अब ये दो वर्ड्स हैं, ये सिर्फ दो वर्ड्स की बात हो रही है। वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस, हम कौन सा केस यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहां पर एक और बात आपने याद रखनी है जो आपका रूल नंबर 3 है। देखें ये जो आपके पास वर्ड्स है ना, जूनियर और सीनियर, ये आपने याद रखना है। ये जूनियर और सीनियर का जो वर्ड है ये हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, अपना रैंक बताने के लिए या अपना रिलेशन या अपनी एज या कुछ भी बताने के लिए, एक दूसरे को एक से ऊपर वाला बताने के लिए। ये एज हो सकती है, ये रैंक हो सकता है, ठीक है। और हम यूज सिर्फ किसके लिए करेंगे? ह्यूमन बीइंग के लिए, हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। मतलब अब मैं अपनी गाड़ी के लिए या अपने मोबाइल के लिए तो यूज नहीं करूंगा ना कि माय मोबाइल इज जूनियर टू योर मोबाइल, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा। जूनियर और सीनियर का वर्ड हम यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, और ह्यूमन बीइंग के लिए जब हम जूनियर और सीनियर का वर्ड यूज करेंगे तो आपने ये बात तो तय ही है कि हमने उसके साथ प्रेपोजिशन कौन सा लिखना है? टू लिखना है। उसके बाद आपने याद रखना है आपने प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना है बेटे? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे देखिएगा इन दो सेंटेंसेस में ही इज जूनियर टू, और आगे प्रोनाउन का कौन सा केस लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। इसी तरह द ऑफिसर इज सीनियर टू, और सीनियर टू के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। अगर आप कहीं पर भी ये पढ़ेंगे कि ही इज जूनियर टू ही, तो इसका मतलब है वो बात गलत होगी। अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे द ऑफिसर इज सीनियर टू ही, तो इसका मतलब वो बात क्या होगी? गलत होगी। ही इज जूनियर टू आई, बात गलत होगी। टू के बाद जब आप ह्यूमन बीइंग के लिए जूनियर सीनियर यूज कर रहे हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है बेटे। किसका? आपने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे यहां पर है ही इज जूनियर टू मी, अगेन आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है। द असिस्टेंट इज जूनियर टू द मैनेजर, हाँ नाउन आ गया तो फिर तो हमें जरूरत नहीं है ना। जैसे मैनेजर आ गया तो मैनेजर में तो मैनेजर ही आएगा डेफिनेटली, हम मैनेजर का तो कोई दूसरा केस बनाते नहीं है, इसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम केस के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। अब यहां पर आपने ये याद रखना है कि ये जो दो वर्ड्स है ना आपके पास, इंफीरियर और सुपीरियर, ये आपने याद रखना है। ये आपने कभी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज नहीं करने। बीइंग मुस्लिम आप इस बात को जानते हैं, बल्कि इस बात पर हमारा ईमान है कि हम कोई भी मुसलमान नहीं, कोई भी इंसान दूसरे इंसान से इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है। अगर कोई म्यार दिया गया हमें तो वो तकवा का म्यार दिया गया, ठीक है। वो स्टैंडर्ड अल्लाह ताला की तरफ से सेट किया गया है, और उसका जो भी कैलिबर है, उसका जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी क्वालिटी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए हम इंफीरियर सुपीरियर का वर्ड यूज नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट्स के लिए इंफीरियर और सुपीरियर का वर्ड यूज करते हैं। अब यहां पर क्या होता है ना, यहां पर मतलब किसी चीज को हमने सस्ता बताना या महंगा बताना है, अच्छा बताना या बुरा बताना है, तो हम ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज करेंगे? इंफीरियर और सुपीरियर यूज करेंगे। और आपने याद रखना है टू तो हमारे पास आना ही आना है, क्योंकि लैटिन एडजेक्टिव के साथ टू तो हमने लिखना ही लिखना है। इसके बाद आपने याद रखना है आपने पोजेसिव प्रोनाउन लिखना होता है। जूनियर सीनियर की सूरत में आपने क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव, और आपने यहां पर क्या लिखना है बेटे? पोजेसिव केस लिखना है। जैसे देखिएगा दिस फैब्रिक इज सुपीरियर टू हर्स, यहां पर आप दो तरह से लिख सकते हैं, ये मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। यहां तो आप इसको लिखोगे हर फैब्रिक, और अगर आप फैब्रिक को रिपीट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली फिर आपको क्या लिखना है? हर्स लिखना है। तो यहां पर सेकंड में आप देखिएगा दीज टूल्स आर इंफीरियर टू हीज, यहां पर कौन सा केस लिखा हुआ है? हमारे पास पोजेसिव केस लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं ना, हम पर्सन को कंपेयर नहीं कर रहे होते चीज के साथ। जैसे अगर इस सेंटेंस को, जैसे मैंने आपको सूडो कंपैरिजन पढ़ाया है अपने एडजेक्टिव में कंपैरिजन में, कि अगर मैं बोलूंगा ना द फैब्रिक इज सुपीरियर टू हर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं फैब्रिक को कंपेयर कर रहा हूं इंसान के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, जबकि मुझे इस फैब्रिक को कंपेयर करना है उसके फैब्रिक के साथ। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा? दिस फैब्रिक इज सुपीरियर टू हर फैब्रिक, या दिस फैब्रिक इज सुपीरियर टू हर्स। और यहां पर आप अगेन देखेंगे सुपीरियर टू के बाद क्या लिखा हुआ है? द प्रीवियस वन। यहां पर तो प्रोनाउन आया ही नहीं, तो हमने वैसे ही एज इट इज लिख दिया। इसी तरह द न्यू स्मार्टफोन इज सुपीरियर इन फीचर एंड प्राइस। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि हम स्मार्टफोन को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, टूल्स को देख रहे हैं, फैब्रिक को देख रहे हैं। हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। हम इंफीरियर सुपीरियर का जो वर्ड है, इंफीरियर सुपीरियर का जो वर्ड है, ये हम किसी सूरत भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये हम किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। उसके बाद है बेटे हमारे पास आफ्टर प्रायर एंड प्रेफर वी यूज नाउन नॉट प्रोनाउन। अब याद रखिएगा
प्रोनाउन में जब आप यूज करेंगे ना लैटिन एडजेक्टिव प्रायर और प्रेफर, अब प्रायर का मतलब याद रखिएगा, जैसे आपके रूल नंबर 7 में है कि प्रायर का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रायर का मतलब होता है बिफोर, पहले। प्रायर का मतलब आपके पास क्या होता है, बिफोर, पहले। और प्रेफर का मतलब हमारे पास क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस देना, जिसको उर्दू में आप क्या बोलते हैं, तरजीह देना। तो ऐसी सूरत में जब आप लिख रहे होते हैं ना प्रायर और प्रेफर, तो इनके बाद हम प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, इनके बाद हम प्रोनाउन नहीं लिखते, बल्कि हमेशा क्या लिखा जाता है, नाउन लिखा जाता है। जैसे देखिएगा, His marriage was held prior to the ceremony. Prior to the ceremony का मतलब क्या है कि ceremony से पहले थी। I prefer milk to tea. मैं मिल्क को प्रेफर करता हूँ किसके ऊपर, चाय के ऊपर। द मीटिंग टुक प्लेस प्रायर टू लंच। मीटिंग कब हुई, लंच से पहले। मैंने आपको क्या बताया कि प्रायर का मतलब आपके पास बेटे क्या होता है, बिफोर होता है। शी ऑलवेज प्रेफर्स टी टू कॉफी, वो हमेशा टी को प्रेफर करती है किसके ऊपर, कॉफी के ऊपर। इसी तरह दिस इज अ सुपीरियर प्रोडक्ट ही होल्ड अ सीन। समटाइम्स क्या होता है, रूल नंबर 8 के मुताबिक देखिएगा कि समटाइम्स हम इनको कंपैरिजन के तौर पर यूज नहीं कर रहे होते, हम इनको सेंटेंस में सिंपली पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। जब हम इनको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज कर रहे होते हैं ना, कंपेयर नहीं कर रहे होते किसी दूसरे के साथ, तो फिर डेफिनेटली हम इनके साथ टू का प्रेपोजिशन भी यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिएगा, दिस इज अ सुपीरियर प्रोडक्ट। अब सुपीरियर प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को किसी दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने टू लिखकर आगे कुछ भी नहीं लिखा। इसी तरह ही होल्ड अ सीनियर पोस्ट, उसकी इस पोस्ट को किसी दूसरी पोस्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा, इसलिए हमने टू का प्रेपोजिशन यूज नहीं किया। तो ये 8 रूल्स हैं आपके पास लैटिन एडजेक्टिव से रिलेटेड, जिनको आपने अच्छे तरीके से पल्ले बांध लेना है। छोटे छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं। जैसे ही सेंटेंस में एरर के तौर पर आती है ना, तो फौरन आपका माइंड आपको सिग्नल देता है कि इसमें यह गलती है। एक दफा इन 8 के 8 पॉइंट को ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे जहन के साथ, खुले दिमाग के साथ, खुली आंखों के साथ, खुले कानों के साथ, खुले दिल के साथ इनको क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, इनको पढ़ लें, समझ लें, तो फिर ये कभी भी गलती के चांसेस आपके पास नहीं रहते हैं। आपके पास जनरल रूल्स फॉर एडजेक्टिव, बड़े मजे मजे के 6-7 रूल्स हैं आपके पास जनरल रूल्स एडजेक्टिव में। रूल नंबर 1 क्या, देखें रूल नंबर 1 है आपके पास एडजेक्टिव लाइक एडवर्ब्स। अब देखें होता क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास एडजेक्टिव होता है ना, तो हम क्या करते आ रहे हैं कि हम एडजेक्टिव के साथ ly का एडिशन करके क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। ये तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा। जैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं स्लो और मैं आपसे बोलता हूं स्लो का एडवर्ब बनाएं, तो आप फौरन से स्लो का एडवर्ब क्या बना देंगे, आप स्लो का एडवर्ब बना देंगे स्लोली। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलता हूं ऑनेस्ट का एडवर्ब बनाएं, तो आप ऑनेस्ट का एडवर्ब क्या बना देंगे, आप बना देंगे ऑनेस्टली। अब हुआ क्या कि हमारे माइंड में एक एसोसिएशन बन गई, एक चीज को हमने एसोसिएट कर लिया। और वो क्या एसोसिएट कर लिया कि हमने कहा जहां पर भी सॉरी जहां पर भी ly आएगा ना, तो ly आने का मतलब क्या है कि वो वर्ड हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। ये हमने अपने ध्यान में बना लिया, क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड के साथ एडजेक्टिव के साथ ly लगा रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। जैसे हम कह रहे हैं हम इंटेलिजेंटली कह रहे हैं, हम स्मार्टली कह रहे हैं, हम कोई भी, हम ब्यूटीफुली कह रहे हैं, हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ ly लगाकर क्या बना रहे हैं, एडवर्ब बना रहे हैं। तो ly का वर्ड, ly का जो सफिक्स है, जो एडिशन है, वो हमने अपने ज़हन में बना लिया कि ly का मतलब क्या है, एडवर्ब है। लेकिन यहां पर क्या देखें, यहां पर जितने भी वर्ड्स हैं वो ly पे तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। यानी कि ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो ly पे खत्म होते हैं। ly पर खत्म होने पर ये एडवर्ब नहीं बन रहे, ये रहते एडजेक्टिव हैं। जैसे देखें हमारे पास फ्रेंडली है, लवली है, डेडली है, सिली है, कवर्डली है, माइजरली है, लाइकली है, अगली है। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे ना, मैं आपको अभी बता देता हूं, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब में हमने क्या करना है, 13 गोल्डन रूल्स ऑफ एडवर्ब। हमने क्या पढ़ना है, 13 गोल्डन रूल्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो उन एडवर्ब के रूल्स में एक रूल हम बड़ी डिटेल के साथ इस रूल के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में ये करने वाली थोड़ी सी बातें नहीं है, बहुत सारी बातें। अगर मैं अभी इसको करना शुरू कर दूं तो गालबन मुझे आधा घंटा लग जाएगा सिर्फ इस रूल को एक्सप्लेन करने में। तो वहां पर चूंकि हम एक फ्लो के साथ पढ़ रहे होंगे ना 13 रूल्स,
तो इससे पहले जब दो रूल्स आप पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए ये रूल वहां पर मुश्किल नहीं होगा। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एल वाई के साथ हमेशा एडवर्ब नहीं होता। हम नाउन के साथ, हम जब नाउन के साथ एल वाई लगाते हैं तो हम उसको क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। बड़ी मजे की बात है, टेक्निकल बात है। देखें क्या होता है, जब आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं ना, तो आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाकर क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। ऐसे ही है ना, स्लो को स्लोली बना लिया, ऑनेस्ट को ऑनेस्टली बना लिया, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल बना लिया। लेकिन जब आप नाउन के साथ एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे देखिए, फ्रेंड को आपने क्या बना दिया, फ्रेंडली बना दिया। आप फादर को क्या बनाते हैं, फादरली बना देते हैं। मदर को क्या बनाते हैं, मदरली बना देते हैं। कॉवर्ड को कॉवर्डली बना दिया। माइजर को माइजरली बना दिया। इसी तरह आपने डेड को डेडली बना दिया। एडजेक्टिव के साथ आप एल वाई लगा दिया, लेकिन वो फिर भी एडजेक्टिव ही रहा। तो यहां पर ये बड़ी सारी डिटेल के साथ इसके साथ करने वाली बातें हैं। फिर इसके साथ आर्टिकल का बड़ा मजे का ताल्लुक है, और वो जब तक आप आर्टिकल पढ़ नहीं लेते, अगर मैं यहां पर आर्टिकल वाली कहानी छेड़ लूंगा तो फिर वो नई बात खुल जाएगी। तो यहां पर सिर्फ आप ये याद रखें कि यहां पर जितने वर्ड्स आपके पास लिखे हुए हैं ये एल वाई पे तो एंड जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव आप जानते हैं कि क्या करते हैं, कि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। तो जैसे यहां पर आप देखेंगे, सिली किसको मॉडिफाई कर रहा है, पर्सन को। लवली किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्माइल को। और कॉवर्डली किसको मॉडिफाई कर रहा है, सोल्जर को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो एल वाई पे खत्म होते हैं, और एल वाई पे खत्म होने पर ये एडवर्ब्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 है ऑल एंड होल। अब आपने याद रखना है कि जहां पर भी आपके पास होल आता है ना, तो होल के बाद अगर नाउन आ जाता है तो आपने याद रखना है होल आप किसके तौर पर यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने इससे पहले द लाजमी यूज करना है। जैसे मैं कहता हूं उसने मुझे सारी कहानी सुनाई, तो मैं क्या बोलूंगा, होल स्टोरी नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, द होल स्टोरी। वो सारी बोतल पी गया तो ही ड्रैंक होल बोतल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द होल बोतल होगा। होल जहां पर भी नाउन से पहले आएगा तो आपने याद रखना है, आपने उससे पहले क्या लिखना है, द लिखना है, ठीक है। लेकिन जहां पर आप आल लिखते हैं ना, तो और आल के बाद आप नाउन लिखते हैं तो आर्टिकल यहां पर डेफिनेट आर्टिकल आल से पहले नहीं आता, बल्कि क्या आता है, आल के बाद आता है। द आल स्टूडेंट्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आल द स्टूडेंट्स होगा। दीज आर द ऑफिसर्स कंसर्न, ठीक है। आल द नाउन होगा, आपने द को आल से पहले नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास देखिएगा, यहां पर एक वर्ड आपके पास आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कंसर्न्ड का, ठीक है। कंसर्न्ड का रूल हमारे पास ये अलहदा से भी लिखा हुआ है, एग्जांपल गलती से यहां पर लिखी गई है, ठीक है। देखिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, दो एक्सप्रेशन है, एक हमारे पास वर्थ प्लस जेरेंड और एक है हमारे पास कंसर्न्ड का। इन दोनों को जरा अलहदा से देखिएगा। जब भी आपने वर्थ प्लस जेरेंड एडजेक्टिव के तौर पर लिखना होता है ना, तो इसको आपने हमेशा कहां पर लिखना है, नाउन के बाद लिखना है। आप नाउन के बाद लिखेंगे वर्थ, और आप नाउन वर्थ के बाद लिखेंगे आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं बोलता हूं कि यार ये मूवी देखने के काबिल है, ये देखने के लायक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा दिस इज अ वर्थ वाचिंग मूवी या दिस इज अ वर्थ वाचिंग फिल्म। मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ फिल्म वर्थ वाचिंग। मैं पहले नाउन लिखूंगा और उसके बाद वर्थ वाचिंग लिखूंगा। बिल्कुल इसी तरह इट इज एन इशू वर्थ डिस्कसिंग। अब मैंने इशू को पहले लिखा और वर्थ डिस्कसिंग बाद में लिखा। मैं ऐसा कभी नहीं लिखूंगा दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। मैं वर्थ रीडिंग बुक लिखूंगा तो ये बात क्या होगी बेटे, गलत होगी। मुझे क्या लिखना होगा, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। वर्थ प्लस जेरेंड की सूरत में मुझे नाउन इससे पहले लिखना होता है, इसके बाद नहीं लिखना। और सेम इज द केस विद कंसर्न्ड। जब आप कंसर्न्ड लिखते हैं तो कंसर्न्ड की सूरत में भी दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि कंसर्न्ड जो है वो पहले आना चाहिए, कि यार कंसर्न्ड ऑफिसर होना चाहिए, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए, कंसर्न्ड टीचर होना चाहिए। लेकिन इस बात को पल्ले बांध लीजिएगा, कंसर्न्ड की सूरत में भी आपका नाउन कंसर्न्ड के बाद नहीं आता, बल्कि कंसर्न्ड से पहले आता है। यानी कि अगर मैं बोलूंगा ना, आप अपने टीचर से, मुतल्लिका टीचर से राब्ता करें, तो अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यू मस्ट कॉन्टैक्ट विद योर कंसर्न्ड टीचर। मैं क्या बोलूंगा, यू मस्ट कॉन्टैक्ट विद
टीचर कंसर्न्ड, आपको नाउन पहले लिखना है और कंसर्न्ड बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पर कंसर्न्ड ऑफिसर नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ है, ऑफिसर कंसर्न्ड लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, वर्थ प्लस जेरेंड और कंसर्न्ड हमेशा नाउन के बाद लिखे जाते हैं, नाउन से पहले नहीं लिखे जाते। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3, वो चूंकि एग्जाम्पल आ गई थी तो मुझे रूल नंबर 4 पहले एक्सप्लेन करना पड़ गया। रूल नंबर 3 देखिएगा, डबल कंपैरेटिव फॉर चेंज। देखें, जब आप किसी स्लो कंटीन्यूअस चेंज, स्लो एंड कंटीन्यूअस चेंज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए दो कंपैरेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं इकट्ठा। जैसे देखें, शी इज गेटिंग प्रीटियर एंड प्रीटियर, वो जो बेटी है, वो छोटा सा जो बच्चा है, वो दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत होता जा रहा है। जैसे मैं बोलता हूं कि यार मौसम जो है ना, वो दिन ब दिन गर्म से गर्म होता जा रहा है, ठीक है, तो मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा, हॉटर एंड हॉटर। इसी तरह द नॉइस बिकेम लाउडर एंड लाउडर, शोर जो है वो ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है, तेज से तेज होता जा रहा है, तो मैं उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करूंगा, लाउडर एंड लाउडर। जब भी आपने स्लो कंटीन्यूअस चेंज को देखना है, तो स्लो कंटीन्यूअस चेंज के लिए बेटे आपने क्या करना है, दो कंपैरेटिव डिग्रीज को इकट्ठा लिखना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद जनरल रूल्स में हमारे पास नेक्स्ट 3 रूल्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, बड़े ही मजे के हैं। देखिए, पहले 2 वर्ड्स हैं, आप जानते हैं हमने इररेगुलर वर्ब एडजेक्टिव में हमने पढ़ा कि हमारे पास फार पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास फादर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास फारदेस्ट होती है। इसी तरह हमारे पास इसकी कंपैरेटिव डिग्री फर्दर होती है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास बेटे क्या होती है, फर्देस्ट होती है। ये हम इररेगुलर एडजेक्टिव में पढ़ के आए, वो जो टेबल हमने पढ़ा था पूरा। अब आपने याद रखना है, जब आप डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे ना, फासले की बात कर रहे होंगे, तो आपने क्या यूज करना है, फादर और फारदेस्ट। और जहां पर आप प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे होंगे, जहां पर आप मजीद, ट्रांसलेशन दोनों की मजीद होती है। जैसे मैं बोलता हूं, आप किसी से पूछते हैं कि यार मजीद तेरा स्टडी का क्या प्लान है, तो आप उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हाट इज योर फर्दर प्लान फॉर स्टडी, आप उसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर फर्दर प्लान। आप मजीद की सूरत में यहां पर फर्दर के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना कि हम यहां से मजीद आगे कहां जाएंगे, तो यहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, फार्दर यूज करूंगा। जैसे यहां पर देखिएगा, द स्कूल इज फार्दर फ्रॉम हेयर, स्कूल यहां से मजीद आगे है। अब फार्दर यहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो मैंने फार्दर का वर्ड यूज किया। लेट्स नॉट डिस्कस दिस मैटर एनी फर्दर, इस मैटर को मजीद डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो हमने यहां पर चूंकि प्रोसीडिंग की बात हो रही है मजीद की सूरत में, तो हम यहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एनी फर्दर वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद देखिएगा लेट। अब देखिए हमारे पास लेट की भी 2 डिग्रीज होती हैं। 2 डिग्री कैसे होती हैं, एक हमारे पास होता है LATER और एक हमारे पास होता है LATTER। और मजे की बात पता क्या है, मजे की बात यह है कि इनकी सुपरलेटिव डिग्री दोनों की सेम होती है। सुपरलेटिव डिग्री में आप लास्ट भी लिख सकते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में आप लेटेस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों के साथ। इनकी सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। देखिए, अगर आप बात करें ना LATER की, तो इसका मतलब जब आप वक्त से देर, तखीर की बात करेंगे ना, देर की बात करेंगे, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, LATER, बाद में, लेट, तखीर। और जब आप पोजीशन की बात करेंगे ना, जब आप 2 चीजों को नॉमिनेट कर रहे होंगे और आप उसमें बाद वाले की बात कर रहे होंगे, तो फिर आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, LATTER। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, लेट्स मीट लेटर, बाद में मिलते हैं जी इवनिंग में। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो हमने LATER लिखा। इसी तरह आपके पास क्या है, शी अराइव्ड लेटर देन एक्सपेक्टेड, वो क्या आई है, वो तखीर से आई है, बाद में आई है, जितना एक्सपेक्ट किया गया था। उसके बाद कहता है बिटवीन पिज्जा एंड पास्ता। अब कितनी चीजों को मेंशन किया गया है, 2 चीजों को मेंशन किया गया है। I'll take the later, कहता है मैं बाद वाला खाऊंगा। बाद वाले का मतलब क्या है, उर्दू में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता रहता हूं, मौखिरु जिक्र। मौखिरु जिक्र का मतलब क्या है, जिसका जिक्र बाद में किया गया है। जैसे इन दोनों में से वो क्या चीज लेना पसंद करेगा, खाना पसंद करेगा, पास्ता पसंद करेगा, क्योंकि पास्ता का जिक्र बाद में किया गया है। और LATTER हमें पोजीशन के बारे में बताता है कि उन 2 चीजों में से आप किस वाली चीज का जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र बाद में किया गया, यानी कि पास्ता का। उसके बाद रूल नंबर 7 है आपके पास वर्ड है ओल्ड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको देखिएगा कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो हमारे पास होती है वो होती है ओल्डर,
और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ओल्डेस्ट। और इसके साथ साथ हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, एल्डर, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, एल्डस्ट होती है। ठीक है, देखिए जब आप सेम फैमिली मेंबर्स में, जब आप सेम फैमिली मेंबर की बात कर रहे होते हैं ना, तो आप सेम फैमिली मेंबर के लिए क्या यूज करते हैं, एल्डर यूज करते हैं और एल्डस्ट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं। आप अदर देन फैमिली, ठीक है, आप अदर देन फैमिली किसकी बात करेंगे, आप ओल्डर या ओल्डेस्ट का वर्ड यूज करेंगे। जैसे देखिए मैं बोलता हूं असलम अकरम से उम्र में बड़ा है। अब असलम और अकरम फैमिली नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि असलम इज ओल्डर देन अकरम। और अगर मैं बोलूंगा मेरा पेन तुम्हारे पेन से पुराना है, तो मैं क्या बोलूंगा, माय पेन इज ओल्डर देन योर्स, ऐसे बोलूंगा ना मैं। लेकिन इसके साथ तीसरा पॉइंट भी याद रखिएगा, और इसको मैं स्टार कर रहा हूं। अगर कंपैरिजन फैमिली में चल रहा है ना, तो कंपैरिजन इन फैमिली के लिए भी बेटे आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, आपने ओल्डर ही यूज करना है। एल्डर मैं अपने बहन भाई के लिए तब यूज करूंगा जब मैं उसको उसके साथ यूज करूंगा। जैसे मैं बोलूंगा ही इज माई एल्डर ब्रदर, शी इज आवर एल्डेस्ट सिस्टर। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मेरा भाई उम्र में मुझसे बड़ा है, अब मैं अपने भाई का कंपैरिजन कर रहा हूं अपनी उम्र के साथ, तो मैं क्या बोलूंगा, माय ब्रदर इज एल्डर देन आई नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा माय ब्रदर इज ओल्डर देन आई। इवन फैमिली में कंपैरिजन के लिए भी मुझे क्या यूज करना है, ओल्डर यूज करना है। जैसे एग्जांपल 1 देखिएगा, अली इज ओल्डर देन अहमद। तो यहां पर चूंकि अली और अहमद जो है वो फैमिली नहीं है, तो यहां पर हमने क्या किया, ओल्डर का वर्ड यूज कर लिया। उसके बाद है दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन, ऑब्जेक्ट के लिए तो हम वैसे ही क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओल्डर का वर्ड यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस देखिएगा, शी लुक्स ओल्डर आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। अब ओल्डर या आफ्टर का मतलब क्या है कि वो पहले से ज्यादा नजर आ रही है, उम्र सीधा नजर आ रही है जर्नी के बाद। और मैं क्या बोलूंगा, ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो क्या है, मेरा बड़ा भाई है। और इवन अगर मैं बोलूंगा ना आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर, तो ये बिल्कुल जुमला ठीक है, आई एम एल्डर देन माई ब्रदर नहीं मैंने बोलना। विद इन फैमिली भी कंपैरिजन के लिए हमने बेटे कौन सा वर्ड यूज करना है, ओल्डर यूज करना है। कंपैरिजन चाहे ऑब्जेक्ट का हो रहा हो या फैमिली मेंबर का हो रहा हो, आपने कंपैरिजन के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज करना है, ओल्डर का ही वर्ड यूज करना है। ये थे बेटे हमारे पास 7 रूल्स जो कि हैं एडजेक्टिव के जर्नल रूल, जो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किए विद एग्जांपल। लास्ट में है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बड़ा आसान है। देखिए हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव कुछ तरह का होता है। कुछ तरह का मतलब क्या है, जैसे कुछ एडजेक्टिव हमारे पास होता है एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, जो मतलब ओपिनियन एक बंदे के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है। जैसे फर्ज करें अभी जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं वो मेरे लिए कंफर्टेबल है, शायद कोई और बंदा यहां पर बैठेगा तो उसको ये कुर्सी कंफर्टेबल नहीं लगेगी। तो कंफर्टेबल होना इज एन एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। इसी तरह किसी चीज का अनयूजुअल होना, लवली होना, ब्यूटीफुल होना, अगली होना, ये सारे का सारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। फिर हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ साइज है, बिग है, स्मॉल है, टाल है। हम कोई भी ऐसा एडजेक्टिव यूज करें जो कि नाउन प्रोनाउन का क्या कर रहा हो, साइज बता रहा हो। फिर एज वाले एडजेक्टिव है, ओल्ड है, न्यू है, यंग है। फिर हमारे पास शेप बताने वाले एडजेक्टिव है, राउंड है, स्क्वायर है, लॉन्ग है। फिर कलर है, जैसे हमारे पास रेड, ब्लू और ब्लैक है। ओरिजिन है कि वो कहां से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, इटालियन है। फिर मटेरियल है कि वो किस चीज से बना हुआ है, जैसे वुडन है, लकड़ी का बना हुआ, कॉटन है, कपास से बना हुआ, सूत से बना हुआ, और प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बना हुआ। फिर पर्पज है कि वो किस पर्पज के लिए है, जैसे हम बोलते हैं स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग मतलब वो बैग जो सोने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिस्तर जो सोने के लिए इस्तेमाल होता है। रनिंग शूज, वो शूज जो क्या करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, भागने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास यहां पर वो सेंटेंसेस हमारा कंसर्न होते हैं जिन सेंटेंसेस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। जब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव लिखे जाएंगे तो आपको एक खास किस्म के ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का ध्यान रखना है। और वो ऑर्डर एडजेक्टिव आपके पास क्या है कि नंबर 1 आपके पास क्या आएगा, ओपिनियन। नंबर 2 आपके पास क्या आएगा, साइज। नंबर 3 आपके पास क्या आएगा, एज। नंबर 4 आपके पास आएगा शेप। नंबर 5 आपके पास आएगा कलर। नंबर 6 में ओरिजिन। नंबर 7 में आपके पास मटेरियल। और नंबर 8 में बेटे आपके पास क्या आएगा, पर्पज आएगा। इसका निमोनिक्स आप कुछ इस तरह बना लेते हैं, OSASCOMP। आप अपने तौर पर इसका निमोनिक्स बना लें और इस अरेंजमेंट को रट लें। इस अरेंजमेंट को रटने का मकसद क्या है कि आपने कभी भी इस अरेंजमेंट को वायलेट नहीं करना। जैसे यहां पर देखिएगा सेंटेंस में शी वोर
अब ब्यूटीफुल आपके पास क्या है, ब्यूटीफुल आपके पास ओपिनियन है। उसके बाद स्मॉल आपके पास क्या है, साइज है। सिल्क आपके पास क्या है, मटेरियल है। और इवनिंग आपके पास क्या है, इवनिंग ड्रेस आपके पास क्या है, पर्पज है। और आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास 4 एडजेक्टिव हमें दिए गए हैं। ओपिनियन दिया गया है, साइज दिया गया है, मटेरियल दिया गया है और पर्पस दिया गया है। अब हमने इनको अरेंज भी उसी अरेंजमेंट के साथ करना है। जैसे देखें, ओपिनियन आता है नंबर 1 पे, साइज आता है नंबर 2 पे, और मटेरियल आता है हमारे पास नंबर 7 पे, और पर्पस आता है नंबर 8 पे। तो हमारे पास अरेंजमेंट क्या बनती है, 1 2 7 8। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि शी वोर अ स्मॉल ब्यूटीफुल इवनिंग सिल्क ड्रेस। हम इस तरह नहीं इसको लिखेंगे तो ये सारी बात गलत हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहां पर देखिएगा, लार्ज हमारे पास बेटे क्या आ गया, साइज आ गया। राउंड हमारे पास क्या आ गया, शेप आ गया। ठीक है, उसके बाद वुडन हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल आ गया। डाइनिंग हमारे पास क्या आ गया, पर्पज आ गया। और हमने अपनी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली OSASCOMP और सास कॉम्प के अकॉर्डिंगली हमने इसको क्या किया, अरेंज कर लिया। आपके पास जितने भी एडजेक्टिव दिए गए होंगे ना, आपने अपनी अरेंजमेंट पे रहना है। जैसे अगली हमारे पास क्या है, ओपिनियन है। ओल्ड हमारे पास क्या है, एज है। उसके बाद जर्मन हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। और मेटल हमारे पास क्या है, मटेरियल है। तो आपने अपनी अरेंजमेंट को वायलेट नहीं करना। ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव दिए जाएंगे। जब एक से ज्यादा तरह के एडजेक्टिव दिए जाएंगे तो जो अरेंजमेंट आपके पास रहेगी वो ये है, सबसे पहले ओपिनियन आएगा, नंबर 2 पे साइज आएगा, नंबर 3 पे एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर मटेरियल आएगा और फिर पर्पस आएगा। जितने एडजेक्टिव आपको दिए होंगे, आप इस अरेंजमेंट के थ्रू उन एडजेक्टिव्स को बेटे क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा मुकम्मल। जैसे यहां पर देखिएगा, लवली हमारे पास क्या आ गया, ओपिनियन आ गया। रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या आ गया, शेप आ गया। एंटीक हमारे पास क्या आ गया, एंटीक हमारे पास क्या आएगा, हम किसको बोलेंगे, तो बेटे आपने इस अरेंजमेंट को भूलना नहीं है, इस अरेंजमेंट को पल्ले बांध लेना है। छोटा सा रूल है, छोटी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है पेपर में। अगर पेपर में जब भी इसका आएगा, जब आप पास पेपर पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे एक ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का क्वेश्चन आपके पास बड़ा आसान होता है। तो ये था बेटे हमारे पास सारे का सारा किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। और लास्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि एडजेक्टिव के जो रूल्स हैं, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, आर्टिकल्स इन एडजेक्टिव्स, या आप बोल सकते हैं एडजेक्टिव्स इन आर्टिकल्स। अब ये एडजेक्टिव के वो रूल्स हैं जो आर्टिकल से रिलेटेड हैं, या आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो किससे रिलेटेड है, एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपने आर्टिकल में जाके, जो कि हम अभी एडजेक्टिव के बाद पढ़ने वाले हैं, ताकि एक हायरार्की बनी रहे, एक सिस्टम बना रहे, स्मूथली ये चीजें चलती रहे। तो ये वाला जो पोर्शन है, आप उसको आर्टिकल के रूल्स बोल सकते हैं, आप उसको एडजेक्टिव के रूल्स बोल सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, वहां पे पढ़ लें तो सेम बात है। अब एक चीज को दो दफा तो हमने पढ़ना नहीं है, तो इसलिए हम आर्टिकल में ये पोर्शन पढ़ेंगे और वहां पर मैं आपको बकायदा तौर पर बताऊंगा कि बेटे ये देखिएगा, ये वाला पोर्शन है जो आर्टिकल्स इन एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव इन आर्टिकल है। यहां तक हमारा एडजेक्टिव होता है बेटे मुकम्मल। कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी तो पूछ लेनी है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास होंगे आर्टिकल्स के। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।